मेरा पति विदेश में रहता था और मैं और मेरी जेठानी घर में अकेले ही रहते थे। मेरी जेठानी विधवा थी। वह रोजाना शाम को खाना बनाकर लेकर जाती और कहती कि मैं किसी अनाथ को दे आई हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारे जेठ को पुण्य मिलेगा। एक दिन मेरी जेठानी बेहोश हो गई और जब मैंने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी जेठानी तो गर्भवती है। मैंने जेठानी को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया और अगले दिन जेठानी का पीछा किया तो मेरी जेठानी एक पुराने घर में गई और वहां जाकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरी जेठानी तो वहां एक आदमी के साथ। मैं बचपन से अपने चाचा के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई भी ना था। चाचा ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया उसके लिए ही हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थीं। तो झटपट से उन्होंने मेरी शादी को निपटा दिया। मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए चाचा को ये खौफ था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसीलिए मेरे लिए जब अमित का रिश्ता आया तो चाची ने चाचा के कान भर दिए और जल्दी जल्दी ऐसे शादी कर दी मेरी जैसे मैं घर से कहीं भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक विधवा जेठानी थी। मेरे सास ससुर का देहांत काफ़ी पहले ही हो चुका था और जेठ का देहांत मेरी शादी से 1 साल पहले हो गया था। मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का उसे सामना करना पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी में अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्ज ले लिया था, इसीलिए वह कर्ज उतारने के लिए उनको विदेश जाना पड़ा, ताकि वह कुछ पैसे जमा करके वहाँ से आ जाएं, जिससे कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगा। उनके कागजात पहले ही बने हुए थे, इसीलिए वह तुरंत ही कमाने के लिए दुबई चले गए, जहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी थी उन्हें। अभी मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि मेरा पति देश से बाहर चला गया और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाया था। अमित ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना। पैसों की परेशानी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ शादी का कर्जा ही नहीं निपटाना, बल्कि अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके अमित ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वह ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को तो मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी जेठानी ही रह गए थे। इस थोड़े से समय में मेरी जेठानी से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसीलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ ही गुजारा था। अपनी जेठानी के साथ बैठने और बात करने का तो मुझे ना वक्त मिलता था, ना ही फिलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर दे देती थी और वह चुपचाप खा लेती। मेरी जेठानी सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरे पति चले गए थे तो घर में मैं और मेरी जेठानी ही थे, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी जेठानी कुछ अजीब सी थी। वह आम जेठानियों की तरह नहीं थी। काम ना करने पर भी वो मुझे कुछ भी नहीं कहती, खामोशी से खुद सारा काम कर लिया करती थी। मुझे अगर सुबह उठने में देर हो जाती तो वो नाश्ता बना दिया करती थी, मेरे बिना धुले कपड़े भी धोने लग जाती थी। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्सा आने लगता था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी देवरानी को काम नहीं आता? वह दिन चढ़े तक सोई रहती है, अपने कपड़े तक नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती,
दूसरे शब्दों में तो मोहल्ले भर में आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं। मेरा इतना कहना था कि इसके बाद मेरी जेठानी ने किसी भी काम को कभी हाथ नहीं लगाया। अगर हफ्तों भी मेरे कपड़े गंदे पड़े रहते तो वह नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती तो चाय नाश्ता भी नहीं बनाती थी, सिर्फ वह अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम करना छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती थी तो वह मुझसे कहती कि एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे जेठ जीवित नहीं हैं, इसीलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी जेठानी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे, उन्होंने कभी भी मेरे जेठ का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात यह थी कि वह दिन का खाना किसी गरीब को नहीं देती थी, सिर्फ रात का खाना देने जाती थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा था। जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह पहले भी खाना देती रही हो। मैं तो अपने पति में ही इतनी मगन रहती थी, इसीलिए मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं। लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति को गुजरे हुए 1 साल हो गया था और उनके कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। वह उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही थी, तो ये तो अच्छी बात थी। बहुत कम ही औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी और अपनी जेठानी को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वह एक दुबली पतली सी औरत थी जिसे किसी भी चीज़ में रुचि नहीं थी। मुझे उनमें कोई खास अच्छा नज़र ही नहीं आया था कभी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं उनको बहुत याद करती थी, तो मैं अपनी जेठानी का दर्द महसूस कर सकती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वह थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं तो मेरा ये हाल है, जबकि मुझे उम्मीद है कि वह वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरी जेठानी के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी वह कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा तो दिल डूबने लगता था और फिर मुझे मेरी जेठानी से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वह औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और जो औरतें बिना वजह अपने पति की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी जेठानी रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी। लेकिन मुझे जागना होता था क्योंकि मुझे अपनी जेठानी के लिए दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी जेठानी से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लग जाता है? मैं जल्दी सोने की आदी थी और दूसरा अमित का फ़ोन सुबह ही तड़के आता था। मेरी जेठानी ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो और मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर जाऊंगी और चाबी भी अपने साथ रखूंगी। जेठानी की ये बात सुनकर मुझे सुकून आ गया था, यानी मेरी समस्या का हल हो गया था। अब मैं बेफिक्री से सो सकती थी। मेरे पति की वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए वह रात में मुझसे बात नहीं करते थे और मैं जल्दी सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह को होती थी और उसके बाद दिन में कई बार हो जाती थी। मैंने सोचा कि जेठानी अकेले बोर होती होंगी, इसीलिए वह रोज़ पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती हैं। मुझे उनके जाने पर कोई ऐतराज़ नहीं था, ना वह मेरे मामले में दखल देती, ना मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली है जो कि मुझे कुछ भी नहीं कहती,
वरना शादी से पहले तो सब ने सास और जेठानियों का ऐसा रूप मेरे दिमाग में भर दिया था कि मुझे बहुत डर लगने लगा था कि ना जाने मेरी जेठानी कैसी होगी। मेरी सास तो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन जेठानी का खौफ मेरे दिल में पैदा हो गया था। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर तो मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी जेठानी की तारीफ कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफरत सी महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली जेठानी अंदर से इतनी शातिर होगी, ये मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वह पाप से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई की चादर को ओढ़ रखा है और जो हकीकत है उसके बिल्कुल ही विपरीत थी और बहुत ही खराब औरत थी। जो मुझे पता चला उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये हकीकत जान करके तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूं। मैं तो अपने आप से ये बात दोहराते हुए भी शर्मसार हो रही थी। मेरी जेठानी विधवा होकर ये सब कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया तो वह अभी इतनी भी ज़्यादा उम्र दराज नहीं हुई थी। ऐसे में इच्छाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि वो विधवा है। मेरी जेठानी ने कहा कि उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और भले ही उनके पति और मेरे पति की उम्र में काफ़ी अंतर हो, लेकिन फिर भी वह देखने में अभी भी ठीक ठाक लगती थी। इस वक्त मेरी जेठानी 30 से 35 साल के आसपास ही होगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था जैसे कि उन पर धीरे धीरे बुढ़ापे का असर होने लगा है। लेकिन कुछ दिनों से मैंने ये भी देखा कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक वह मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं परेशान हो गई और उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर ही जल्द ही वो होश में आ भी गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई, पर वहाँ जाते ही वह एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको हुआ क्या है। शायद उनका ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही लो हो गया है या फिर गर्मी भी बहुत है। डॉक्टर ने कहा कि हम इनके कुछ टेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए इंजेक्शन दिया और उनके खून के सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए, लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में आया कि मेरी जेठानी प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सर बुरी तरीके से चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने जेठानी को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया और बदनामी के डर की वजह से वो रिपोर्ट छुपा दी। मेरी जेठानी की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद भी वह रात को खाना लेकर ज़रूर जाती थी। उनकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत। मैं इनके पति से मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने किसी आशिक से मिलने के लिए जाती है। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती भी होगी, क्योंकि वह बहुत सारा खाना निकाल कर जाती थी, जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी होता था। पहले मैंने इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और मेरी जेठानी रोज़ाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूंगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी तो पता चले कि उसकी भाभी कितनी अजीब हरकतें करती है। इंसान अपनी जवानी की शुरुआत में इस तरह की गलतियां करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन जो विधवा हो और बढ़ती उम्र पर कदम रखे हुए हो वह ऐसा करे, ये यकीन करना मुश्किल है। मेरी जेठानी को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वह जो काम कर रही हैं, अगर उसके बारे में किसी को भी भनक लग गई तो हम लोग तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे
और अगर उनसे अपनी इच्छाएं बर्दाश्त नहीं हो पा रही थीं तो उन्हें सही समय पर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। वह क्यों ये विधवा का जीवन जी रही है। मैंने जेठानी का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात को जब वह खाना लेकर बाहर जाएगी तब मैं उनके पीछे ही जाऊंगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वह तो बाहर से ताला लगाकर जाती है और चाबी भी साथ ही लेकर जाती थी, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतज़ार करते हुए मुझे देर हो जाती है। इसलिए उस दिन मैंने अपनी जेठानी से कहा कि वह आज के बाद बाहर से ताला लगाकर ना जाया करें। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। रात को जैसे ही मेरी जेठानी खाना लेकर बाहर गई तो मैंने अपनी पुरानी शॉल उठाई, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस शॉल को यादगार के तौर पर अपने साथ ही लेकर आई थी। इस स्टॉल का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया ताकि मेरी जेठानी मुझे पहचान ना सके, वरना जो शॉल मैं रोज़ इस्तेमाल करती थी उससे तो वह मुझे बखूबी पहचान सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात के 9 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी से सोने के आदी थे। मैं इस तरह से जेठानी का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कि कोई उनके पीछे है। वह शायद अपनी ही धुन में चलती चली जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वह बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो कोई पुराने से घर में घुस गई जो बहुत ही टूटा फूटा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वह दरवाज़ा अंदर से बंद ना कर दे। लेकिन जब मैंने उनका पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में तो कोई कुंडी ही नहीं थी, यानी कि वह घर इतना पुराना और टूटा फूटा था कि उसकी ढही दीवारें भी इस बात के गवाह थे। मैं दबे पांव घर के अंदर घुसी तो मैंने वहां देखा कि वहां पर मेरी जेठानी के ही हम उम्र का एक शख्स मौजूद था और मेरी जेठानी उससे बहुत ही खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। न सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से उसे निवाला बनाकर खिला भी रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे ही रह गई थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यानी कि मेरी जेठानी रोजाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वह गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वह तो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर जाकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती है बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफ़ी वक्त लगाती है। यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ और पूछने पर कहती कि मैं तो पड़ोस में बैठी थी। मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात है, कभी अपनी जेठानी पर शक भी नहीं किया था, क्योंकि मैं अपनी जेठानी को एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने पति की इतनी वफादार थी कि जिसने दूसरी शादी तक नहीं की और उनके पुण्य के लिए वह रात को गरीबों को खाना देती है। लेकिन अब ये बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी और ना ही किसी अनजान से बात करने की हद तक थी, बल्कि बात तो अब इससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मेरी जेठानी गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यही वह शख्स है जिसके साथ मेरी जेठानी का चक्कर चल रहा है और इसी वजह से वह ऐसे यहाँ खाना देने के बहाने पर आती है। मैं इस शख्स को नहीं जानती थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहाँ पर जाकर उन दोनों के मुंह पर ही उन्हें उनकी सच्चाई बताऊं, भला बुरा कहूं। फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो 2 लोग हैं, कहीं ये दोनों मिलकर मुझे नुकसान ना पहुंचा दें। और फिर मैं तो पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर में कोई चोर घुस जाए। मुझे जैसे ही चोर का ख्याल आया तो फिक्रमंदी से मैं तुरंत ही वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि घर में मेरे ढेर सारे जेवरात रखे हुए थे और कुछ कीमती सामान भी रखा था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे जेठानी जब घर वापस आएगी तो मैं उसके सामने वह सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। वहाँ पर तो मैंने उसे अनजान इंसान के डर के कारण कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती थी। जैसे ही मेरी जेठानी वापस आई तो मुझे जागता देखकर
थोड़ा सा चौंक गई और पूछा कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की जेठानी इतनी बदकिरदार हो सकती है उसको भला कैसे नींद आएगी। मेरी बात सुनकर तो मेरी जेठानी हैरान होकर मुझे देखने लगी, तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखें, मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने रोज कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि मैं पागल हो गई हूँ क्या, कुछ भी बोले चली जा रही हूँ। मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि ये सब मैं बिना वजह नहीं कह रही हूँ। ये रही आपकी मेडिकल रिपोर्ट जिसमें यह साफ तौर पर बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अभी मैं वह देखकर आई भी हूँ कि किसका पाप आप अपने पेट में लिए फिर रही हैं। मेरी जेठानी ने रिपोर्ट उठाई और फिर उसे पढ़ने लगी। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वह कहने लगी कि रिपोर्ट गलत है, तुम मेरी बात मानो, मेरा तो सिर्फ बीपी ही ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत होती तो मैं एक बार को यकीन भी कर लेती, लेकिन वह इंसान कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर वहाँ बातें करती रहती हैं और अपने पति के पुण्य का नाम लेकर किसी और शख्स के पास रात गुजार कर आती हैं। आपको शर्म नहीं आती? वह इंसान जिसके साथ आप हंसकर बातें कर रही थी, आपको ज़रा अंदाजा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति अब सारी दुनिया को कि उनकी जेठानी, जो कि एक विधवा औरत है जिसका पति मर चुका है, वह अब गर्भवती हो गई है। अगर मेरे जेठ आज जिंदा होते तो ये जमाना कुछ ना कहता, तब तो खुशियों के ढोल नगाड़े बज रहे होते, क्योंकि इतने सालों के बाद इस घर में खुशी आई होती, और वह भी वह खुशी जिसे मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों पति पत्नी ने न जाने कितना लंबा इंतज़ार किया होगा। लेकिन अब जब ये बात बाहर आएगी तो दुनिया मेरे पति से न जाने कैसे कैसे सवाल करेगी। जिन लोगों की बहन और बेटियां इस तरह के काम करती हैं उनके तो सर शर्म से ही झुक जाते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि एक विधवा औरत ने इस तरह का काम किया है। मेरे पति तो इस बदनामी की वजह से कहीं अपनी जान ही ना ले लें। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास अपनी जेठानी के सामने निकाल दी। मेरी जेठानी मोटे मोटे आंसुओं से रोती चली जा रही थी और मैं गुस्से में तिलमिलाई अपने मुंह से आग निकाल रही थी। एक बार फिर से जैसे ही मैं चिल्लाकर अपनी जेठानी से पूछने लगी कि बताइए आपका वह आशिक कौन है, तभी अचानक ही पीछे से मेरे पति की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि मेरा पति अचानक से यहाँ कैसे आ गया। सामने देखा तो मेरे पति भी गुस्से में लाल पीला चेहरा लिए खड़े थे। वह मुझ पर चिल्ला कर कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस तरह से बात करने की। मैंने उनसे कहा आपको पता भी है कुछ कि आपकी भाभी आपकी पीठ पीछे कैसे कैसे गुल खिला रही हैं। आप जो भाभी को सीधा साधा समझ रहे हैं वह कितनी चालाक औरत है। वह आपके स्वर्गीय भाई को धोखा दे रही है, और तो और वह उनके ही नाम पर झूठ बोलकर अपने किसी आशिक से मिलने भी जाती है। मेरा इतना कहना था कि तभी मेरे पति ने आगे बढ़कर मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही मेरी जेठानी ने मेरे पति का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि हमारे घर के ये संस्कार नहीं हैं कि औरत पर हाथ उठाया जाए। मैं ये सब देखकर दंग रह गई। मैंने अपने पति से कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ये देखिए, आपकी भाभी की सारी काली करतूत की पोल पट्टी इस रिपोर्ट में खुल चुकी है। मैंने तुरंत ही अपने पति की तरफ अपनी जेठानी की उस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया, लेकिन मेरे पति ने तो उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लेने से इनकार ही कर दिया। ये देखकर मैं चौंक गई। वह मुझसे कहने लगे कि तुम मुझे इस रिपोर्ट को दिखाकर यही साबित करना चाहती हो ना कि मेरी भाभी माँ बनने वाली है। जब मैंने अपने पति के मुंह से ये बात सुनी तो मेरी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गईं। जो बात मैं अब तक उन्हें बताई ही नहीं थी वह उन्हें पहले से ही कैसे पता चल गई थी। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि मैं आज इस इतनी बड़ी खुशखबरी की वजह से ही अचानक इंडिया वापस आ गया था, क्योंकि मैं तुम सबको सरप्राइज़ देना चाहता था।
मेरा पति जो भी बोल रहा था उससे मेरे दिमाग की सारी नसें आपस में उलझने लगी थी। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर जिस बात को लेकर मैं अभी अपनी जेठानी से कह रही थी कि मेरा पति बदनामी से मर जाएगा, इस बात से मेरा पति तो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि आपको ये बात पहले से ही पता थी और आप ये जानकर खुश भी हो रहे हैं। मेरे पति ने कहा कि हाँ, ये बात मुझे भाभी ने पहले ही बता दी थी और मैं खुश भी हूँ क्योंकि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे भाई का ही है। मुझे हैरान होता हुआ देख मेरे पति ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए इस बात को हजम कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तक तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है। दरअसल मेरे भाई का देहांत कभी हुआ ही नहीं, वह जिंदा है और जिस आशिक की तुम बात कर रही हो, जिससे मेरी भाभी रोज रात को चुपके से मिलने के लिए जाती है, वह और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बड़ा भाई है। दरअसल ये बात आज से लगभग 1.5 साल पहले की है। मेरी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई थी। मैं उस वक्त उन्हें सही समझता था और हर वक्त बस उनके साथ ही मेरा उठना बैठना होता था। लेकिन भैया मुझे अक्सर बार बार मना करते कि मैं उन लड़कों से दूर रहूं क्योंकि वह ठीक नहीं है, पर मैंने उस वक्त अपने भाई की कोई भी बात नहीं सुनी और इसीलिए मैं जब भी उन लोगों के साथ कहीं भी जाता तो भैया को बिना बताए ही चला जाता। लेकिन मुझे उस वक्त इस बात का पता नहीं था कि इधर भैया भी मेरा पीछा कर रहे होते थे। इसी तरह से एक दिन मैं अपने सारे दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया और मुझे नहीं पता पर वहीं से मेरे दोस्तों ने किसी एक लड़की पर गलत नज़र डाली और उन्होंने रास्ते में जाकर उसे अचानक ही रोक लिया। मुझे तो ये बात पहले से पता ही नहीं थी, इसीलिए अचानक से वह लोग उसके साथ जो भी करने लगे उससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बेचारी चीख चिल्ला रही थी लेकिन वह लोग उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं उन लोगों के बीच में अकेला था, इसीलिए उन सब का मिलकर विरोध भी नहीं कर पा रहा था। इसी खींचातानी के चक्कर में बेचारी उस लड़की के सर पर बहुत ही भयंकर चोट आ गई, जिसे देखकर वह सब घबरा गए और तुरंत ही उसे उसी हालत में वहीं पर छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। तभी भैया भी वहां आ गए। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। भैया ने तुरंत ही मुझे भी वहां से भगा दिया। मैं भी बहुत डरा हुआ था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने भैया की बात मान ली। लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि उस लड़की के साथ गलत हरकत करने के इल्ज़ाम में मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं पुलिस वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर बहुत कहा कि ये सब कुछ मेरे भाई ने नहीं किया बल्कि मेरे दोस्तों ने किया है, लेकिन उस वक्त मेरी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया क्योंकि पुलिस ने घटना स्थल से मेरे भाई को ही उस लड़की के साथ पाया था और मेरे भैया के कपड़ों पर उस लड़की के खून के धब्बे भी लगे हुए थे। वह लड़की तो इस वक्त अस्पताल में है और कोमा में है। इस वजह से मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मेरा भाई बेगुनाह है, लेकिन मैं अपने भाई को जेल जाते हुए नहीं देख सकता था और बस इसी बौखलाहट में मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए और अपने भाई को जब जेल भेजा जा रहा था तो रास्ते से भगा दिया और तब से ही मेरा भाई एक पुराने खंडहर में घर में छुप कर रहता है और बेचारी मेरी भाभी वहां जाकर भैया को खाना खिलाकर आती है। तुम मेरी देवी जैसी भाभी पर इतना बुरी तरह से चिल्ला रही थी और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही थी, उसी भाभी ने आज तक कभी भी मेरे साथ बदसलूकी भी नहीं की, जबकि आज मेरे भाई की जो भी हालत है और मेरी भाभी को अपने ही पति से रात को अंधेरे में छुप छुप कर मिलना पड़ता है, वह सब मेरी ही वजह से हुआ है। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया और एक तुम हो जिसने उन पर उंगली उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बकती चली गई। अगर आज मेरा भाई नहीं होता और भाभी ने भी मेरे भाई का साथ नहीं दिया होता तो जिस पति की तुम दिन रात सलामती मांगती हो वह पति आज तुम्हारी आंखों के सामने सही सलामत नहीं खड़ा होता बल्कि जेल की हवा खा रहा होता। अपने पति के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदा थी कि अपनी जेठानी से नज़र मिलाने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं तुरंत ही अपनी जेठानी के पैरों में गिर पड़ी और उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। लेकिन मेरी जेठानी सच में एक बहुत ही बड़े दिल वाली औरत थी।
उन्होंने तुरंत ही मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो कोई भी करता, क्योंकि तुम तो इस सारी सच्चाई से पूरी तरह से अनजान थी और तुमने आज तक अपने जेठ की तस्वीर तक नहीं देखी, तो तुम भला उन्हें पहचानती भी कैसे। मेरी वह पूरी रात शर्मिंदगी और दुख से कटी, लेकिन कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक नया दिन आपका इंतजार कर रहा होता है। अगले दिन शाम को अचानक ही हमारे घर पर पुलिस ने दस्तक दी, जिससे हम सभी लोग बुरी तरह से डर गए, क्योंकि पुलिस के साथ मेरे जेठ जी भी थे। ये देखकर मेरे पति एक बार फिर से पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है। तभी मेरे जेठ जी मेरे पति से कहते हैं कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। उनके मुंह से ये बात सुनकर हम सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग इतने दिनों से आपके फरार भाई को ढूंढ रहे थे और कल रात आखिरकार हमने इन्हें एक खंडर से गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि कल रात को ही जिस लड़की के साथ गलत करने के इल्जाम में हम इतने दिनों से आपके भाई को ढूंढ रहे थे, वह लड़की कोमा से बाहर आ गई। और फिर जब हम आपके भाई को शिनाख्त के लिए उस लड़की के सामने लेकर गए, तो उसने तो आपके भाई को पहचानने से साफ इनकार ही कर दिया। उसने कहा कि आपके भाई ने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि आपके भाई की वजह से ही आज उसकी जान बच पाई है, क्योंकि उन्होंने ही उसे अस्पताल पहुंचाया था। और इसके साथ ही उसके साथ गलत करने वाले लोगों के नाम उस लड़की ने बता दिए, जो कि आपके वही दोस्त थे जिनके बारे में आपने पहले हमें बताया था। उन सबको हमने गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश भी कर दिया जाएगा और जो भी उनके लायक सजा है वह उन्हें दे दी जाएगी। और आपके भाई के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है, इसीलिए इन्हें हम छोड़ रहे हैं। पुलिस वालों की ये बात सुनकर तो हम सब की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक साथ इतनी सारी खुशियाँ हमारे घर पर आ चुकी थीं। अब हम सब हंसी खुशी मिलजुल कर रह रहे हैं और मैं अपनी जेठानी की गोद भराई का फंक्शन भी धूमधाम से रखा है। मेरी जेठानी ने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है और मैं भी उन्हें अब अपनी बड़ी बहन मान चुकी हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।